हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म के बारे में इसका मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स हम इससे जो पहले वाला पार्ट है उसमें भी कवर कर चुके हैं। आज हम जो नेचुरलिज्म है उसके आगे इसकी जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है और जो कुछ भी चीज़ें इसमें अभी रह गई हैं वो अभी आज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारी यूनिट है इसका नाम है फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जो कि हम एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कवर कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में आपको सभी पीडीएफ और जो भी नोटिफिकेशन है वीडियोस के उसका लिंक जो है वो टेलीग्राम पर ही आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, अगर आप एमएड के स्टूडेंट हैं तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे प्रकृतिवादियों द्वारा प्रतिपादित शिक्षण विधियाँ। जो भी नेचुरलिज्म है, यानी कि जो नेचुरलिज्मवादी हैं, उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे टीचिंग मेथड्स दिए थे। तो उन सभी टीचिंग मेथड्स को आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा टीचिंग मेथड हो जाता है ह्यूरिस्टिक प्रणाली, देन प्रोजेक्ट प्रणाली, डाल्टन प्रणाली एंड मॉन्टेसरी प्रणाली। तो ये सभी जो प्रणाली है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम एक एक करके इनको समझेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे ह्यूरिस्टिक प्रणाली। इस प्रणाली के जन्मदाता प्राध्यापक आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। तो यानी कि जो ह्यूरिस्टिक प्रणाली है इसको किसने जन्म दिया है? आर्मस्ट्रॉन्ग ने। इम्पॉर्टेंट है, जिन्होंने इसका उपयोग विज्ञान शिक्षण के लिए किया था। जो ह्यूरिस्टिक प्रणाली है आर्मस्ट्रॉन्ग ने इसका उपयोग किसके लिए किया? विज्ञान शिक्षण के लिए। ह्यूरिस्टिक शब्द ग्रीक भाषा के ह्यूरिस्को शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मैं खोजता हूँ। जो ह्यूरिस्टिक शब्द है वो किस शब्द से बना है? ह्यूरिस्को शब्द से। और उसका अर्थ क्या है? मैं खोजता हूँ, यानी कि जो चीज़ हम खोजने की कोशिश करते हैं उसको हम क्या कहेंगे? ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक पद्धति में अध्यापक छात्रों को ऐसी परिस्थितियों में रख देता है कि प्रत्येक तथ्य को वह अध्यापक मुख से न सुनकर अपने ही परीक्षणों के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। दूसरे शब्दों में बालक तथ्यों की स्वयं खोज करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो टीचर है वो अपने जो स्टूडेंट है उनको एक किसी परिस्थिति में रखता है और उनसे कहता है कि अब आप इसका कुछ निष्कर्ष खोजने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये क्या है? ह्यूरिस्टिक प्रणाली किसने दी है? आर्मस्ट्रॉन्ग इसके जन्मदाता हैं। ह्यूरिस्टिक शब्द ग्रीक भाषा के ह्यूरिस्को शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मैं खोजता हूँ। ठीक है, तो ह्यूरिस्टिक प्रणाली बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी, और अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ह्यूरिस्टिक प्रणाली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोजेक्ट पद्धति। प्रोजेक्ट प्रणाली के प्रवर्तन का श्रेय विश्वविख्यात शिक्षा शास्त्री प्रोफेसर जॉन डीवी को है। उन्होंने शिक्षा जगत में अपने प्रयोग के आधार पर इस प्रणाली को जन्म दिया और उनके सहयोगी एवं शिष्य प्रोफेसर किलपैट्रिक ने अपने प्रयोग द्वारा उसे और सिद्ध बना दिया। अतः इसके जन्मदाता किलपैट्रिक ही माने जाते हैं। यानी जो ये प्रोजेक्ट मेथड है ये किसने दिया है? ये दिया है किलपैट्रिक ने। किलपैट्रिक कौन है? प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता। इसको आप सही कर लीजिएगा, यह जन्मदाता होगा। प्रोजेक्ट प्रणाली वह है जिसमें शिक्षण की जिस पद्धति में एक सुनिश्चित योजना के अनुसार शिक्षा दी जाती है। प्रोजेक्ट में हम क्या करते हैं? एक सुनिश्चित योजना बना लेते हैं और उसके अनुसार हम स्टूडेंट को शिक्षा देते हैं। उसको हम क्या कहेंगे? प्रोजेक्ट पद्धति। और इसके जो जन्मदाता हैं वो कौन है? किलपैट्रिक। और किलपैट्रिक किसके सहयोगी या शिष्य हैं? वो है सहयोगी जॉन डीवी के। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा डाल्टन पद्धति। डाल्टन पद्धति के जन्मदात्री अमेरिका की कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट हैं। ठीक है, तो डाल्टन पद्धति किसने दी है? कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट ने। यह एक प्रकार की प्रयोगशाला प्रणाली है। ये कैसी है? एक प्रयोगशाला जिसमें हम प्रयोग करते हैं, वो एक ऐसी प्रणाली है जिसमें बालकों को उनकी रुचि और इच्छा को ध्यान में रखते हुए एक सप्ताह या एक महीने तक कार्य करने को दिया जाता है। बालक इस कार्य को विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा पूरा करने का प्रयास करते हैं। इस पद्धति में समय का बंधन नहीं रहता और बालकों को शिक्षक की राय जानने की स्वतंत्रता प्रदान
की जाती है। तो इसमें होता क्या है, इसमें बच्चों की रुचि के अनुसार उनकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए एक कार्य दिया जाता है और उसमें टाइम की कोई पाबंदी नहीं होती है। बच्चा अपने हिसाब से उसका प्रयोग करके, प्रयोगशालाओं में उसको देख करके अपने प्रयास से उसका हल निकालने की कोशिश करता है और शिक्षक भी उसमें राय दे सकते हैं। और डाल्टन पद्धति की जन्मदात्री कौन है? हेलेन पार्कहर्स्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा प्रोजेक्ट पद्धति क्या है और इसके जन्मदाता कौन है, और डाल्टन पद्धति क्या है और इसकी जन्मदात्री कौन है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे मॉन्टेसरी पद्धति। इस पद्धति के जन्मदात्री डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी हैं। मॉन्टेसरी पद्धति पूर्ण मनोवैज्ञानिक है। जो मॉन्टेसरी पद्धति है वो कैसी है? मनोवैज्ञानिक। इस विधि का प्रमुख उद्देश्य बालकों के चरित्र का विकास करना, उन्हें जीवन की परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति देना एवं बालकों की क्रियात्मक शक्तियों को उन्हीं के हाथ तथा क्रियाओं द्वारा देना। यानी इसे बोला गया कि बच्चा जितना कार्य करेगा, जितनी अपने हाथों का उपयोग करेगा, क्रियात्मक शक्तियाँ करेगा, जितनी उसके पास क्रियात्मक शक्तियाँ होंगी वो उतना ही अच्छा बनेगा। और इसे बोला गया कि जो इसका प्रमुख उद्देश्य है, जो मॉन्टेसरी पद्धति है, इसका प्रमुख उद्देश्य बोला गया है चरित्र का विकास है। जो बच्चा है, जो बालक है, उसके चरित्र का डेवलपमेंट किया जा सके। और ये जो पद्धति है कैसी है? मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, साइकोलॉजिकल ये पद्धति है। और इसकी जो जन्मदात्री है वो कौन है? डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे प्रकृतिवाद का शिक्षा में योगदान, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरलिज्म इन एजुकेशन। फर्स्ट पॉइंट है अनुभवों पर बल, एम्फेसिस ऑन एक्सपीरियंस। प्रकृतिवाद ने शब्दों की अपेक्षा अनुभवों पर बल दिया। केवल शब्द शिक्षा के लिए आवश्यक गुण नहीं है, अनुभव भी आवश्यक है। जो प्रकृतिवादी हैं उन्होंने बोला कि हम अनुभवों पर बल देते हैं। ठीक है, शब्दों की अपेक्षा हमने बोला कि हम अनुभव पर बल देंगे। केवल शब्द शिक्षा के लिए आवश्यक गुण नहीं है। जो शब्द हैं वो सिर्फ अकेले शिक्षा के गुण नहीं कहला सकते, अनुभव भी इसमें आवश्यक है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है? अनुभवों पर बल दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है बाल मनोविज्ञान पर बल, एम्फेसिस ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी। बालक को पढ़ाने के लिए उसके मनोविज्ञान को जानने की आवश्यकता की पूर्ति हेतु मनोविज्ञान के क्षेत्र में खोज प्रारंभ हुई। मनोविज्ञान ने बताया कि बालक विकास काल में विभिन्न स्थितियों से होकर गुजरता है। बोला गया कि जो बच्चों की साइकोलॉजी है हमको उसकी खोज करनी चाहिए कि बच्चे किस किस तरीके से सोचते हैं, समझते हैं और विकसित होते हैं। तो बोला गया कि जो मनोविज्ञान है उसमें जब बच्चा बड़ा होता है तो बहुत सारी स्थितियों से गुजरता है। ठीक है, आपने अगर सीटेट का पेपर दिया है, आपने सीडीपी पढ़ी है, तो आपको पता होगा कि जो बच्चा है वो किन किन स्थितियों से गुजरता है या कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। यही नहीं, मनोविज्ञान की एक विशेष शाखा मस्तिष्क विश्लेषण को तो विशेष प्रोत्साहन मिला। अतः यह भी प्रकृतिवाद की देन है। जो मस्तिष्क विश्लेषण है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बोला गया है कि बच्चों को इसमें विकास होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये सारी किसकी देन है? ये सभी नेचुरलिज्म की देन है। तो एम्फेसिस ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी, बच्चों के बाल विज्ञान मनोविज्ञान पर बल देना चाहिए या फिर नेचुरलिज्म उनके बाल विज्ञान पर बल देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बाल केंद्रित शिक्षा पर बल, एम्फेसिस ऑन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। जो प्रकृतिवादी हैं वो बोलते हैं कि हमें बच्चों के चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए और नेचुरलिज्म सभी बच्चों के बाल केंद्रित यानी कि शिक्षक केंद्रित नहीं है, ये कैसा है? स्टूडेंट सेंटर्ड। बाल केंद्रित शिक्षा प्रकृतिवाद की ही देन है। पहले बालक को प्रौढ़ का छोटा रूप मानते थे, उसका अलग व्यक्तित्व मानने को तैयार नहीं थे, जबकि अब बालक की क्रियाओं पर ही शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया जाता है। जैसे बालक क्रिया करता है वैसे ही उसको शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, तो अभी जो शिक्षा इन प्रेजेंट चल रही है वो कैसी चल रही है? स्टूडेंट सेंट्रिक। और पहले जो शिक्षा चलती थी वो कैसी थी? टीचर सेंटर्ड। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा में खेल की प्रमुखता पर बल, एम्फेसिस ऑन गेम्स इन एजुकेशन। शिक्षा में खेल की प्रमुखता इस विचारधारा की ही देन है। प्रकृतिवाद ने खेल को स्वाभाविक तथा आवश्यक सिद्ध किया है। जो नेचुरलिज्म है वो कहते हैं कि बच्चों को प्रकृति के साथ जोड़ना चाहिए, उनको प्रकृति के वातावरण से परिचित कराना चाहिए और उनको वहाँ पर खेलने कूदने की सुविधा भी दी जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे प्रकृति की ओर लौटो। इस प्रमुख नारे में यह कहा गया है कि शहरों
जटिलता से दूर प्रकृति की शांतिमय गोद की ओर चलो। यानी कि जो शहरों की चकाचौंध है, जो भीड़ भाड़ है, उससे हमें क्या, प्रकृति की शांतिमय गोद की ओर चलना चाहिए, जहाँ पर हमें शांति मिलेगी, हमारा मन जो होगा वो शांत रहेगा और वातावरण भी अच्छा रहेगा। प्रकृतिवादी विचारधारा पर आधारित स्वतंत्रता तथा सरलता के वातावरण में मूल प्रवृत्तियों के आधार पर स्वचालित शिक्षा को बल मिला। इससे छात्रों में विभिन्न क्षमताओं का विकास संभव हो सका। प्रकृतिवाद बालक की रुचि पर बल देने वाली विचारधारा है। इससे भी बालक को अधिक महत्व प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो उसमें बोला गया कि जब बच्चे प्रकृति को देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और अपनी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे उनका विवरण करेंगे, तो क्या है, वो अच्छे से सीख सकेंगे और उनका जो विकास है वो भी अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे प्रकृतिवादी सिद्धांतों का शिक्षा पर प्रभाव। प्रकृतिवाद के अनुसार चारों ओर की चीज़ें जैसे सूर्य, चंद्र, आकाश, पृथ्वी, समुद्र, पहाड़, पेड़ पौधे, वर्षा, पशु पक्षी, मनुष्य आदि प्राणी, इन चीज़ों में होने वाली क्रियाएं जैसे गर्मी में बादल बनना, फिर पानी बरसना, खेतों में अन्न घास उत्पन्न होना, इस चीज़ों में पाए जाने वाले वैज्ञानिक तत्व जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन सब चीज़ों एवं इनकी क्रियाओं के संबंधित शाश्वत नियम जिसमें तमाम अन्य चीज़ों का निर्माण एवं विघटन होता है, ये सब कुछ सत्य है। अब बोला गया कि जो सूर्य है, चंद्रमा है, आकाश है, समुद्र है, ये सब चीज़ें कैसी हैं, सत्य हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक हैं, अपना अस्तित्व रखती हैं। और क्या करती हैं, अपना अस्तित्व रखती हैं, और हमें इनमें पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि इनके अलावा भौतिकवाद को भी माना है। तो इन सभी चीज़ों पर हमें विश्वास रखना चाहिए और यही अस्तित्व है और यही सत्य है। इस विचार से भौतिक जीवन पर आधारित पाठ्यक्रम भी रखा गया। इन सभी चीज़ों को देखते हुए भौतिक जीवन पर पाठ्यक्रम भी बनाए गए। भौतिक तथा सांसारिक जीवन के लिए आवश्यक विज्ञान, इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, शिल्प, उद्योग के विषय इसमें शामिल किए गए। तो ये सभी विषय किसको देख करके शामिल किए गए, भौतिक जीवन पर आधारित हैं ये सभी पाठ्यक्रम। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकृतिवादी सिद्धांत का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, और उनकी जो टीचिंग मेथड्स हैं वो भी आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।